धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं और वहां की संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक यहां सब बराबर हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है। लेकिन लगता है जब से 56 इंच का सीना फुलाकर चाणक्य नीति से इस देश को 2014 के बाद से चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, वो व्यक्ति विशेष का देश इसको बनाना चाहते हैं। वो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से शायद ऊपर समझते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है आज क्योंकि राष्ट्रपति ने 14 सवाल लिखकर भेज दिए सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया कि भाई तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि राज्यपाल और राष्ट्रपति कितने दिनों तक विधानसभा या संसद से पास हुए प्रस्तावों को अपने पास दबाकर बैठ सकता है या उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता है। अब पलटकर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी चला गया है। वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि सालों साल अर्जियां पड़ी रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना टाइम फिक्स करे कि भाई जो अर्जी आएगी इतने दिनों में सुनेगा, इतने दिनों में निपटारा करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक चीज होती है सिटीजन चार्टर, जो अब दफ्तरों में लागू की जाती है तमाम विभागों के, कि भाई एक एप्लीकेशन आएगी इतने दिनों में निपटाई जाएगी। इमरजेंसी के दौर में जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी उस दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था। 7 दिन का एक समय फिक्स किया गया था। बहुत सारे पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इसी पूरे मुद्दे से जुड़े हुए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रामचंद्र जैन जी। जी हाँ, रामचंद्र जैन जी जो भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी है और लगातार बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए जाने पहचाने जाते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। अकरम भाई, आपका, आपके सभी दर्शकों को, धाकड़ खबर के सुनने वालों को मेरा नमस्कार। स्वास्थ्य वगैरह कैसा है सर? सब प्रभु की, अल्लाह ताला की खैरियत है सर अभी तक हम लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे कि निशिकांत दुबे टाइप के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे, रामदेव टाइप के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब तो सीधे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए हैं कि भैया बताओ क्या तुम्हें यह अधिकार है, तुम ऐसा कर सकते हो। आप इस पे क्या कहेंगे, आपकी पहली टिप्पणी? अकरम जी, मैं एक आम आदमी हूं और देश का नागरिक हूं। मुझे संविधान की जो निपुणता है, उसके बारीकी है, उसका भले ही ना पता हो, लेकिन आम आदमी के नजरिए से मैं जो सोचता हूं मैं आपके सामने रखूं। जी। राष्ट्रपति भी एक नागरिक है और क्योंकि उनको राष्ट्रपति बनाया गया है नागरिक को, इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट है। हर वो व्यक्ति किसी भी पद पर हो जो लोगों के पैसे से अपने सैलरी लेता है या जो भी उसके पर्क्स हैं वो लेता है, वो पब्लिक सर्वेंट है। जी। और पब्लिक सर्वेंट एक ओथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एफिलिएशन होता है, सब्सक्राइब करता है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। निर्वहन का मतलब होता है जनहित में यथा उचित समय। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अधिकार है नहीं करने का। देखिए, ये जो राष्ट्रपति के जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सवाल भेजे गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार के परामर्श पर कहने पर ही भेजे गए हैं, जिससे कि सारे मुद्दे को लटका दिया जाए महीनों महीनों। जी। अब रही दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को यह भी अधिकार है संविधान में कि वो इनकी बात सुने और सुनने के बाद में अपना निर्णय राष्ट्रपति को भेज दे। अब निर्णय जो भी हो, क्या ये बाध्य है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्य है राष्ट्रपति पर? मेरे हिसाब से संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जी। लेकिन जनहित में ये बाध्य है, जनहित में ये बाध्य है। थोड़ा सा, क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और सारा जो गवर्नेंस है वो इन्हीं के नाम पर होता है। जी। जो भी ब्यूरोक्रेसी में कर्मचारी हैं, कोई भी ऑफिसर है, उसके सामने कोई फाइल जाती है, कोई मामला जाता है, तो वो भी बाध्य है कि वो महीने में, 2 महीने में, 2 दिन में, 2 घंटे में
वो निश्चित समय में उस पर निर्णय ले और यथाउचित कार्रवाई है तो उसको ऊपर भेज दे या जहां भी उसका फाइनल डिस्पोजल है वहां भेजा जाए। अगर वो ऐसा नहीं करे तो क्या होगा जी। तो उसका सीनियर उसको डिसमिस कर देगा अनुशासनिक कार्य। अगर राष्ट्रपति नहीं करे ऐसा, वो किसी बिल को अपनी सहमति ना दे, ना साइन करे, तो क्या होगा? और ये तब होता है, हो सकता है, मैं कहता हूं, जब राष्ट्रपति और सरकार, सरकार मतलब प्रधानमंत्री, एक ही लाइन में ना सोचते हो, एक ही पार्टी के सोच ना हो, तो राष्ट्रपति तो रोड़ा बन सकता है, पूरा लोकतांत्रिक में सारी व्यवस्था को धराशायी कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है इनको भी एक दिशा निर्देश देना, इनके लिए भी एक नियमावली निर्धारण करना, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। मैं सोचता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना सिफारिश भेजी जी गवर्नर के लिए और राष्ट्रपति के लिए, वो बिल्कुल उचित है और उस पर कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर भी कर लेता है, कंसीडर करने के बाद भी फिर भी अगर कहता नहीं 3 महीने उचित समय है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे बताइए? ठीक है, कुछ सवाल है तो बोलिए। बात वही की वही। मेरी आवाज आपकी तरफ गूंज रही है सर, पता नहीं क्यों, मुझे रिप्लाई में सुनाई दे रही है मेरी आवाज, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। पहला सवाल, आपने कहा कि सरकार ने सवाल भिजवाए हैं राष्ट्रपति से, तो क्या राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो भी तमाम लोग होते हैं, मैं अकेले द्रौपदी मुर्मू की भूमिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, जितने भी तमाम राष्ट्रपति होते हैं वो अपना विवेक कुछ भी नहीं रखते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जितने भी राष्ट्रपति होते हैं वो एक पार्टी विशेष जो मेजोरिटी में होती है, जो सरकार चलाती है, उनके ही तरफ से भेजे जाते हैं नाम। और 99% उनका अपना विवेक नहीं होता, सरकार की मर्जी से, सरकार की बातों पर, विचारों पर वो काम करते। अगर एक आध समय ऐसा हुआ कि अपने विवेक से काम लिया, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार राजीव गांधी के समय में काम लिया था, एक बिल को साइन ही नहीं किया था। मैं तो यहां ये कहता हूं कि पार्लियामेंट जो भी बिल पास करके भेजे और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर नहीं करे, सहमति नहीं करे, तो क्या व्यवस्था है? क्या होगा? तो पूरा पैरालाइज हो जाएगा, सरकार ही मतलब ठप हो जाएगी, पूरी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये इसके बारे में तो बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं सर कि अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे तो भैया क्या करेंगे? राज्यपाल के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देगा तो जैसा आपने बताया कि निचला अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला अधिकारी उसको सस्पेंड कर सकता है। राष्ट्रपति पर कौन एक्शन लेगा, कौन कार्रवाई करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आप उठा रहे हैं। लेकिन उस स्थिति में तो महाभियोग आता है, लेकिन महाभियोग की तरफ नहीं जाते हैं, कुछ और चीजों को देख लेते हैं। पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं सर कि राष्ट्रपतियों का साथ सिर्फ काम इतना रह गया है कि रात को राष्ट्रपति शासन लगा दो, अरुणाचल प्रदेश में लगा दो, उत्तराखंड में लगा दो, महाराष्ट्र में लगा दो, और दिन निकलने से पहले राष्ट्रपति शासन हटा दो। इसके अलावा किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठ के 700 की तादाद में मर जाएं, मणिपुर में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जाए, तमाम तस्वीरें सामने आती हों, लोग जा जाके राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाते हों, पार्टियां मिलने के लिए टाइम मांगती हों, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से कुछ किया नहीं जाता है। ये जो नया रूप बनाया गया है राष्ट्रपति पद का, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये नया रूप क्या है कि राष्ट्रपति के बिहाफ पर सोचने का काम सरकार करती है कि जो भी है हम आपको बताएंगे, परामर्श देंगे, आप उसी पर बात करिए, उसके अलावा बाहर मत जाइए। अगर राष्ट्रपति ने उसके उलट, मैं ये कहता हूं, ये सोच लिया, क्योंकि मैं एक छोटा सा वो पढ़ रहा हूं आपके सामने जी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यह है आर्टिकल 53 जी। मतलब वो सीधे भी गवर्न कर सकते हैं
या ऑफिसर जो उनके सबॉर्डिनेट है उनके थ्रू। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में तानाशाही की व्यवस्था है। राष्ट्रपति अकेले ही किसी भी एक्स वाई जेड को अपॉइंट करके उनके थ्रू गवर्नेंस कर सकते हैं। और ये तब संभव है जब प्रधानमंत्री जो पूर्ण संपूर्ण मेजोरिटी में है, जिनको सरकार गिरने गिराने का डर ही नहीं, जी। वो और राष्ट्रपति मिल जाएं, एक साथ हो जाएं, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी हटा दें, प्रधानमंत्री के साथ 2 मंत्री और रख लें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। मिनिमम मिनिस्टर्स की संख्या कहीं निश्चित नहीं है कि कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए, जी। अधिक से अधिक है मेंशन्ड है। तो 2 मंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरे देश की व्यवस्था संभाल सकते हैं। तो उसमें फिर कानून वही बनाएंगे, वही सब कुछ ले जाएंगे। कानून बनेगा तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे आंख बंद करके, क्योंकि वही चीफ एग्जीक्यूटिव। नहीं तो लोकतंत्र कहां बचेगा फिर? वो तो फिर राजतंत्र बन जाएगा ना सर। नहीं तो अब कहाँ लोकतंत्र है? अब तो मुझे दिखाई देता नहीं राजतंत्र है, बल्कि एक ही है, मोदी तंत्र है और कुछ नहीं है। मोदी के अलावा अगर मोदी तंत्र नहीं होता तो जो मंत्री सेनाओं के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, सेना के अफसरों के लिए बोलते हैं, और तीसरे ये बोलते हैं कि सेनाएं भी प्रधानमंत्री के चरणों में झुकी हुई हैं, तो उन लोगों को तो सीधा अंदर कर देना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। राष्ट्रद्रोह है ये। इस प्रकार की व्यवस्था अगर कोई स्वीकार करता है तो इसका मतलब वो चाहता है कि मेरे अनुसार ये लोग सोच रहे हैं, सरकार भी मेरे चरणों में आ गई, सेना भी मेरे चरणों में आ गए और राष्ट्रपति भी मेरे चरणों में आ गए। ठीक है सर, एक सवाल और ले लेता हूं। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट फिर से कह देता है, राष्ट्रपति को सलाह दे देता है, जो भी सुझाव दे देता है अपने, कि ठीक है आपको एक टाइम के भीतर काम करना पड़ेगा, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो। लेकिन इसके बाद क्या एक नई बहस नहीं शुरू हो जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट, तुम भी तो सालों साल अर्जियों को दबाए बैठे रहते हो, सुनवाई नहीं करते हो, तुम भी तो अपना कोई टाइम फिक्स करो। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करते हैं, ऑर्डर रिजर्व कर लेते हैं, सालों साल नहीं होता, सुनवाई नहीं होती, हियरिंग पे केसेस नहीं आते, उनको कौन कहेगा? ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की, राष्ट्रपति की और सुप्रीम कोर्ट की। अकेले में कोई फंक्शन करेगा तो वो तानाशाही है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमर्जी चलाएगा तो जुडिशरी की तानाशाही है, राष्ट्रपति चलाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव की तानाशाही है, पार्लियामेंट चलाएगी तो पार्लियामेंट की तानाशाही है। तो इसीलिए व्यवस्था की है ये हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंदर ये व्यवस्था है कि एक दूसरे के गुण दोष को देखकर बताएं, समझें और जनहित में उसको स्वीकार करें, ना कि नकारें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक दूसरे के गुण दोष को देखकर जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए और उस पर जो भी अपना फैसला है वो लिया जाए जनहित में, ना कि उसको सिर्फ आंख मीच के नकार लिया जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब से 2014 के बाद से नया भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे अदालत पर कब्जा करने की पहले एक एनसीजे बनाकर कोशिश की गई कब्जा करने की, और अब फिर से एक कोशिश की जा रही है लगातार हमले करवा कर। लेकिन इसके इतर चलने की कोशिश करते हैं, कुछ और चीजें जो है वो देख लेते हैं। इमरजेंसी जब लगी थी सर, आपके पास क्या अनुभव है उस दौरान का? मैं उस समय डिफेंस सर्विस में था जी, और ये इंस्ट्रक्शन आई थी कि हमारे पास जो भी फाइल आए, जो भी लेटर आए, चिट्ठी आए, उस पर आने की डेट, समय उस पर डाला जाए, रजिस्टर में नोट किया जाए, और 1 हफ्ते के अंदर हम उस पर एक्शन लेके यथाउचित कार्रवाई करें, इसको भी आगे फॉरवर्ड करना है, जो एक्शन ले रहा है किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आम आदमी की भी एक जिम्मेदारी है, भले ही वो पब्लिक सर्वेंट ना हो। आप घर गृहस्थी में देखिए, घर में भी आप कोई अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे 10 रुपए चाहिए, तो सुनकर चुप रहे, बार बार आप कहते रहे 10 रुपए चाहिए, तो उनका कर्तव्य बनता है एक अच्छा घर चलाने के लिए कि बेटा 2 दिन के बाद दूंगा, या नहीं है व्यवस्था, या मैं कर दूंगा जल्दी। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि भाई सालों साल निकल जाएं,
तो राष्ट्रपति महोदय तो ऐसे ही करते हैं कि अभी फाइल पड़ी रहेगी, गवर्नर भी ऐसे करते हैं, तो लोकतंत्र कहाँ हुआ फिर? जी जिस जनहित में एक बिल पास किया गया असेंबली में या पार्लियामेंट में, तो उसका असर तो खत्म हो गया सालों साल। अगर उस पर अप्रूवल ना मिले तो वो कानून तो बनना चाहिए ना। लेकिन ऐसी चीजें विपक्षी सरकारों के यहाँ पर ही क्यों देखने को मिलती हैं? जहां पर इनके राज्यपाल बैठे हैं वहां पर तो इनकी सरकारें जो चाहे जैसा चाहे कानून बना ले रही हैं और वहां राज्यपाल कोई सवाल भी नहीं उठाता है। लेकिन बंगाल में कुछ हो जाए तो राज्यपाल ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि बंगाल जैसे कोई अलग ही देश बन गया है, वहां पे अलग ही बांग्लादेश बन गया पूरा, वो ऐसा कुछ बताते हैं। तो इसको लेकर भी तो बात होनी चाहिए ना सर, कि राज्यपाल के दोहरे चरित्र क्यों होते हैं ये तो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से कुछ रूलिंग आ गई कि गवर्नर असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता जब तक उसको वहां की कैबिनेट नहीं रिकमेंड करे, सिफारिश करे और वो केंद्र सरकार को भेजे वहां से। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो कभी की ये डिसमिस किए होते इन गवर्नमेंट्स को। पहले भी जनता पार्टी ने भी किया था, फिर कांग्रेस ने भी किया था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी भी गवर्नर और राष्ट्रपति ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेंगे। जी तो इसलिए नहीं तो धनखड़ साहब कभी का डिसमिस कर देते, क्योंकि वहां उनको लगा अब आज भी जो है नए गवर्नर हैं, शायद बोस साहब हैं, जी वो भी ऐसे ही हैं, धनखड़ से कम नहीं है, हर जगह टांग अड़ाने का काम करते हैं। दिल्ली वाला भी तो ऐसा ही है सर, दिल्ली वाला भी तो ऐसा ही देते, दिल्ली वाला भी तो ऐसा ही था ना केजरीवाल के लिए। हाँ, दिल्ली वाला तो सबका बाप है, वो तो किसी को नहीं समझता। उसको तो इतनी पावर है सही मायनों में कि प्रधानमंत्री को भी अंदर कर दे शाम तक। ये उसकी पावर को उनको पता नहीं, हाथी को अपनी पावर का नहीं पता, इतनी पावर दे रखी है उनको। यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है। हर अफसर उनके, वो भी ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको पहले सरकारी प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है, जीरो। एनजीओ चलाते थे, एनजीओ चलाते थे और उस समय के मुख्यमंत्री की सेवा में लगे रहते होंगे शायद, इसलिए उसका फल मिल गया, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दिया। इसके अलावा कोई इनके पास और तो कोई योग्यता नहीं है। बिल्कुल सही, योग्यता की आज इज्जत रही भी नहीं है। जिसे चाह रहे हैं उसे ये ला रहे हैं, कभी दलित के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर, सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो नई बहस शुरू हुई है, जो राष्ट्रपति से सवाल लिखाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद जो मामला है वो भारत तक नहीं रुकेगा, वो इंटरनेशनली जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है, और क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने के लिए बाध्य है, और क्या अगर राष्ट्रपति कुछ नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई और बैठा है क्या? क्या वाकई में कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी क्या? हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या? बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं के साथ फिलहाल अभी आपको छोड़े जा रहे हैं, वक्त का तकाजा है। फिर किसी और तरह से इस बातचीत को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आप सब।